हे गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। वेल, इंश्योरेंस LIC AO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें आपको एटलीस्ट 50% लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आप 50% नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हो। और चाहे आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा हो मेंस में बाकी और सेक्शन को मिला के, तब भी आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हो। तो समझ रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मोस्टली लोग जिनका मैथ्स रीजनिंग ये सब स्ट्रांग होता है, वो क्या करके जाते हैं कि वो मेंस में तो मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से करके आते हैं, बहुत अच्छे से। बट वो बेचारे फंस जाते हैं इंश्योरेंस में। अब वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेगा वो, कोई फालतू का सवाल जवाब नहीं कि LIC कब बना था, इंश्योरेंस क्या होता है, ये वो। कोई फालतू का सवाल नहीं कि कितनी इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है, कौन पहला इंश्योरेंस। बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस पे होता है। तो उसके लिए आपको आपका बेसिक 100% क्लियर होना चाहिए। विदाउट बेसिक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तुक्का मार सकते हो, मार लोगे, ठीक है, बट 50% लाना इम्पॉसिबल होता है। सो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में फेल हो जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो लोग इंश्योरेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाता है। तो समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मार्केट का मैं हाल बताता हूँ। इंश्योरेंस के लिए कोई बुक अवेलेबल है नहीं। जो राइटर्स के बुक होते हैं ना, अरिहंत, ये सब, इसके लिए कोई है ही नहीं। एक बुक का है IC38, वो एजेंट के लिए होता है। मोस्टली जो एजेंट एग्जाम देते हैं, आपको पता होगा, जब आप LIC ज्वाइन कर जो एजेंट बनते हैं वो उनका एग्जाम होता है NSI-ET में। तो वो IC30 वो बुक उनके लिए होता है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है, बट उसमें इतना मटेरियल होता है ना, इतने फालतू के मटेरियल, इतने ज्यादा मटेरियल कि आपको उसमें बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी आप वो पूरा बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला और कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और समझ नहीं आएगा। सो अब मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी LIC में काम कर रहा हूँ और मेरा काम है एजेंट को रिक्रूट करना। एजेंट को मैं एग्जाम दिलवा, उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना, ताकि वो पास हो जाए। तो उन एक्सपीरियंस को यूज करके मैंने एक नोट्स बनाया है PDF के फॉर्म में। तो आज उन नोट्स को देखते हैं और अपना बेसिक क्लियर करते हैं। ठीक है, इससे आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद 250 क्वेश्चन का एक सेट है, उस क्वेश्चन को लोगे तो आप इंश्योरेंस के चैंपियन बन जाओगे। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेल, अभी हम सबसे पहले इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक आएगा कि इंश्योरेंस होता है। भाई, अगर आप इंश्योरेंस पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि इंश्योरेंस है क्या, काम कैसे करता है ये। तो इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ये बहुत जगह पूछा जाता है। वेल, जगह एजेंट का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और चांस है कि LIC AA में कभी कभी ये पूछ ले, घुमा फिरा के पूछेगा। बट आपको बेसिक याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। अब ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या है, मतलब इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, मैं आपको देखो। इंश्योरेंस जो है ना वो वर्क ऐसे करता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पैसे कुछ प्रीमियम देते हैं। कोई कंपनी है, ये मान लो LIC है, इसको बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम दिया कि भाई जब हमें नुकसान होगा तो आप हमें उसका वापस कंपनसेट करें। कंपनसेशन होता है ना जो, तो कोई भी नुकसान होगा तो नुकसान को आप पूरा कवर करेंगे। तो ये है बेसिक इंश्योरेंस का फंडा। मान लो इसकी वेल्थ है, इसने 100 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, ने भी 100 का, सब ने 100 का करवा लिया। ठीक है, 100 का करवा लिया। इसके पास, सबके पास
और 100 का करवा लिया और ये प्रीमियम दे रहा है 10 रुपए। साल का मान लो 10 रुपए दे रहा है, 10 साल तक देगा तो 100 रुपये हो जाएगा। ये भी 10 रुपया दे रहा है, ये भी 10 रुपया दे रहा है, ये भी 10 रुपया दे रहा है, ये भी 10 रुपया, ये 10 रुपया दे रहा है। तो LIC के पास हर साल 10-10 रुपया करके कितने लोगों के, 2 3 4 5, हर साल 50 रुपए LIC के पास जा रहा है प्रीमियम। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है, 50 रुपया प्रीमियम LIC को जा रहा है। अब LIC वो इन्वेस्ट करेगी मार्केट, कहीं भी किसी को लोन देगी और ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करेगी। और मान लो इसमें से किसी एक बंदे का नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाता है या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाता है, LIC उसको पूरा 100 रुपया पे करेगी। मान लो उसने 10 रुपया पे किया था पहले साल और पहले साल उसको कुछ था तो उसको पूरा 100 रुपया मिलेगा। पे कितना किया उसने, 10 रुपया, रिटर्न में कितना मिल रहा है, 100 रुपया। तो हो गया ना बेनिफिट, कस्टमर को बेनिफिट हुआ ना। बट यहाँ क्या हुआ कि LIC के पास और बाकी के पैसे भी तो हैं जिसको वो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इंश्योरेंस में यही होता है कि बहुत लोगों के पैसा एक जगह लगाया जाता है और किसी एक नीड को या दो नीडी को, ऐसा तो है नहीं कि सबको कुछ हो जाए एक ही टाइम पे। तो इस मॉडल पे इंश्योरेंस काम करता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क हो गया, मतलब ये रिस्क सब में डिवाइड हो गया। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क और कंपनसेट फॉर लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड इवेंट। तो कंपनसेट का तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ देख लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, मूड पे डिपेंड होता है उनके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ रहे हो LIC के बारे में तो हिस्ट्री पता होना चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस, बस आप याद कर लो, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है हमें। फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस ये आपके पास है, ठीक है, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। NICL सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, 1906 में बना था, अभी भी ये है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये। 1906 में ये बना। NICL का आपने सुना भी होगा, एग्जाम निकलता है। इंश्योरेंस एक्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया। ठीक है, पहले IRD ये सब था, तो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे कंपनियां काम करती थी। LIC नेशनलाइज कब हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1956 1 सितंबर। हुआ ये था कि बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां, ठीक है, मोर देन 200 को मर्ज कर दिया था और एक LIC को फॉर्म किया था। प्राइवेट कंपनी को मर्ज करके उसके ऑनर कौन बन गए, गवर्नमेंट। ठीक है, सारे शेयर खरीद लिए क्योंकि प्राइवेट कंपनियां चल नहीं रही थी, डूब रही थी, तो बहुत सारी कंपनियों को मर्ज करके LIC का फॉर्म हुआ 1956। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, IRDA का फुल फॉर्म, ये पूछ लेते हैं, ये कभी कभी आ जाता है, किस्मत होता है, 1-2 नंबर ऐसे लल्लू टाइप के आ जाते हैं यार, कभी कभी चलता है। तो IRDA का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत सिंपल है। I से है तो इंश्योरेंस ही होगा और लास्ट वाला I है तो इंडिया ही होगा। ये रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेटरी हुआ और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इतना जरूरी नहीं है। एक्ट आया था इसका 1999 में और स्टार्ट हुआ था 2000 में, रिकमेंड बाय मल्होत्रा कमेटी। तो ये कुछ बेसिक है, इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल्स में कुछ भी नहीं पूछता, तो आप ये डेट सीख सकते हो। अब आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है इंश्योरेंस का, तो पता चल गया कि इंश्योरेंस होता क्या है, बट इंश्योरेंस वर्क करता है। कोई भी एसेट, चीज जिसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू, चाहे वो फिजिकली हो या नॉन फिजिकल हो, पर्सनल कुछ भी हो, जिस चीज की वैल्यू है उसको हम इंश्योर्ड कर सकते हैं। किसी चीज की वैल्यू नहीं है तो आप उसका इंश्योरेंस करवाओगे क्या? नहीं कराओगे ना। तो नॉन फिजिकल में क्या आ जाता है, लाइफ। भाई लाइफ से कीमती चीज दुनिया में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत बिकता है।
और फिजिकल में आ जाता है कार हो गया, बाइक हो गया, कोई भी टाइप का सामान जो फिजिकली हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी अगर कोई वैल्यू है उसको इंश्योर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है कि कोई भी फिजिकल या नॉन फिजिकल चीज जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर ये एसेट लॉस हो जाता है किसी कारण से, किसी अनसर्टेन इवेंट से, तो जो चांसेस ऑफ लॉस है उसे हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क क्या होता है? हम बोलते हैं ना यार, इस काम में बड़ा रिस्क है, इस काम में बड़ा रिस्क है, मतलब ये काम में कुछ ना कुछ लॉस होने के चांसेस है। जितना ज्यादा चांस है लॉस होने का, उतना ज्यादा रिस्क है। सो चांसेस ऑफ लॉस, कितना चांस है लॉस होने का, उसे हम रिस्क बोलते हैं। जितना ज्यादा चांस, उतना ज्यादा रिस्क। और रिस्क के कारण क्या है? रिस्क के कारण क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ रिस्क? उसे हम पेरिल बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि कॉज ऑफ रिस्क इज नोन एज, तो पेरिल लगा के आ जाना है। और रिस्क क्या होता है? चांसेस ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। सो टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्राइमरी में याद रखना जो एक्चुअली हम सफर करते हैं, और सेकेंडरी में जो माइट भी हैपन होता है, फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस। ठीक है, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एक आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि दो टाइप के रिस्क होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नाउ अब जो मेन हमारा आता है कि भाई इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो पता होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्चुअली ये चीज होती है जो मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है उस इवेंट से रिलेटेड जो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, माइट। ठीक है, बट एश्योरेंस क्या होता है? ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट जो कि इवेंट होगा ही होगा, लाइक डेथ। डेथ सर्टेन है कि वो होगा ही होगा, आज नहीं तो कभी ना कभी तो होगा। ठीक है, तो वो चीज होता है एश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में क्या क्या आ सकता है? फैक्ट्री में फायर, ठीक है, फैक्ट्री में जो फायर लगता है उसके, कार डैमेज, बाइक डैमेज, उन सब चीजों के लिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। और जनरली एश्योरेंस को हम लाइफ लाइफ का जो इंश्योरेंस करवाते हैं ना, वो एक टाइप का एश्योरेंस होता है। ठीक है, वो एश्योरेंस में आ जाता है क्योंकि डेथ सर्टेन है, कभी ना कभी होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। सो एश्योरेंस में कौन सा चीज आ जाता है? लाइफ से रिलेटेड, वो एश्योरेंस में आ जाता है। और बाकी इंश्योरेंस में कार बाइक उससे रिलेटेड सारी चीजें इंश्योरेंस में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि इंश्योरेंस में माइट भी हैपन, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एश्योरेंस में कंफर्म है कि वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें बस इतना ही था, आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस में टिक लगा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईजीएमएस, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। सो आईजीएमएस का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंप्लेंट सिस्टम होता है, कस्टमर को बहुत बार क्या इश्यू होता है। ठीक है, कभी कभी कस्टमर को क्लेम में प्रॉब्लम आता है, उनको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है जहां कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। सो अगर क्लेम जो है वो 20 लाख से नीचे है तो कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, उसका जो केस जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। अगर 20 से 1 करोड़ के बीच तो स्टेट के पास जाएगा, और अब 1 करोड़ नेशनल के पास जाएगा। तो याद रखना, डिस्ट्रिक्ट 20, स्टेट 20 से 1, और नेशनल अबव 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यू पूछ लेते हैं, रेंज पूछ लेते हैं कि कहाँ के लिए क्या है।
अब जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो है इंश्योरेंस अम्बर्समैन। इंश्योरेंस अम्बर्समैन क्या होते हैं? सबसे पहले अम्बर्समैन को अगर हिंदी में देखा जाए तो उसे बोलते हैं लोकपाल बोलते होंगे ऐसे, मीडिएटर। मीडिएटर बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर होता है कंपनी जैसे LIC, और इंश्योर्ड कौन होता है? कस्टमर। तो उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कभी क्लेम नहीं मिलता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उनके बीच में कौन होता है? इंश्योरेंस अम्बर्समैन। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और जो डिसीजन होता है एम्बर्समेंट का वो फाइनल होता है। गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये मैंने नोट्स बनाया बिल्कुल ही फ्रेंडली टाइप का बनाया है। फ्रेंडली मतलब अगर मैं समझाऊं भी नहीं ना, तब भी आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट मैंने सोचा यार कि एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कभी कभी कुछ रिटर्न में बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन जो ये नोट्स है मैंने ऑलरेडी ऐसा बनाया था कि इसमें सब कुछ जो लिखा हुआ है आप बस उसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल रिलेटेबल लैंग्वेज है। जो मैंने इस PDF में डाला है उसमें मैंने एग्जाम्पल देखा है कि लोगों को समझ आ जाए। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिसीजन जो ऑम्बर्समैन का होता है वो फाइनल होता है। जो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई इसको मैच्योरिटी का अमाउंट क्लेम मिलेगा तो मिलेगा, उसका फाइनल होता है। ठीक है, और ये ओनली डील करता है 20 लाख से नीचे के केस को। ऑम्बर्समैन जो होता है 20 लाख से जो नीचे के केस होते हैं उसको डील करता है। ये मैंने बता दिया। इंश्योरर कौन होता है? कंपनी होता है। और इंश्योर्ड कौन होता है? कस्टमर होता है। और जो डिसीजन होता है ऑम्बर्समैन, अगर वो बोलता है कि भाई कस्टमर को पैसे पे करना है, तो उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को 3 मंथ। जो टाइम लिमिट होता है वो 3 मंथ की लिमिट में होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई फीस और चार्ज नहीं पे करना होता है कंप्लेंट के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितना अच्छा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाओ कंप्लेंट रजिस्टर्ड करो, और अगर आप सही हो तो आपको आपका क्लेम मिल जाएगा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है गाइस, तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं पूरा इसी वीडियो में कवर कर लूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे और आगे नहीं देखेंगे। तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये तो कुछ ओवरव्यू था, और वो जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।